आदाब नाजरीन, वकील साहब ख़ास पेशकश में आप सभी का खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में कानूनी मशवरे तजावीज़ पेश करते हैं, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ मसाइल, उलझने ज़रूर है। ये उलझने जब कानूनी हो तो इंसान और भी परेशान हो जाता है और उलझने बढ़ जाती हैं। और कानूनी तौर पर किसी को किसी तरह की नॉलेज न हो तो वो और भी मसाइल और उलझनों का शिकार हो जाता है। हम आप तमाम के कानूनी उलझने और मसाइल से आपको बाहर निकालने की एक कोशिश के तौर पर इस प्रोग्राम को पेश करते हैं, ताकि आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस सिलसिले में कानूनी राय मशवरा इस चैनल से आपको मिलेगा। बस आपको करना यह है कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने किसी तरह के कानूनी मसाइल हैं, उलझने हैं, अदालत में मुकदमा ज़ेरे दौरान है या आप मुकदमा दायर करना चाहते हैं, या आप पर अगर कोई मुकदमा हो तो उससे किस तरह से बाहर निकला जाए, किस तरह के मसाइल हैं, आप हमें कॉल करें और अपने कानूनी मसाइल को हम तक शेयर करें। और हमारे साथ आपकी रहनुमाई करने के लिए, आपको कानूनी उलझनों से बाहर निकालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़ारूक खान साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। डॉक्टर फ़ारूक खान साहब, आपका खैर मक़दम है। जी फ़ारूक खान साहब, कैसे हैं सर आप? कोरोना के मौजूदा हालात और अदालतों में आजकल केसेस कम हैं, लेकिन फिर भी अदालतें काम कर रही हैं, वकील अपने तौर पर काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें सर अभी ऑनलाइन हो गई हैं। तो किस तरह से कानूनी चाराजोई का मामला, लोग अभी भी ये परेशान हैं कि हम अपना मुकदमा कैसे जो है वकील तक पहुँचे, वकील नहीं मिलता, फिर अदालतों में किस तरह से हो रहा है, इसी का थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हैं। थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए कि अदालतों में कैसे काम हो रहा है अभी। जी देखिए, डोर्स ऑफ जस्टिस कुड नॉट बी क्लोज्ड। जी, जो इंसाफ का दरवाजा है वो बंद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और आपको बताऊं कि जनता कर्फ्यू के बाद से ही जो पहला लॉकडाउन हुआ, जी, कोर्ट्स बंद नहीं रही हैं बिल्कुल भी। कोर्ट्स काम करती रही हैं और हमारी अदालतों की ये खूबसूरती है कि रात में 2 बजे 3 बजे आपने देखा है कई बार, बिल्कुल, बेशक। सुबह में 4 बजे, कोई इतवार या शनिचर कोई भी दिन हो, कभी जस्टिस का दरवाजा बंद नहीं रहा है। बेशक। अब इस पीरियड में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और इवन लोअर कोर्ट्स ने एक मॉड्यूल तलाशा ऑनलाइन का, जो कि बहुत कामयाबी के तौर से आगे चल रहा है। जी हाँ, ये मुमकिन नहीं है कोर्ट्स के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कि जो बहुत ज्यादा गैर जरूरी मुकदमे न हो उनको अभी सुना जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, लॉयर्स अवेलेबल नहीं है, हर जगह इंटरनेट की स्पीड नहीं है। चैलेंजेस अपनी जगह पर है, लेकिन ये हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो अर्जेंट मैटर्स हैं, जिसमें कोर्ट के इंटरवेंशन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उन किसी भी मुद्दई को कोर्ट ने वापस लौटाया नहीं है कि आपका मुकदमा सुनेंगे नहीं। फैसला क्या होता है ये तो कोर्ट डिसाइड करती है, लेकिन आपका राइट टू ऑडियंस जो है, आपको कोर्ट को जो एड्रेस करना है, उसके लिए हमेशा कोर्ट खुली रही है। हम लोग तो शुरू से, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं तो शुरू से पहले दूसरे दिन से ही हम लोग मैटर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, और मुझे तो बल्कि ये कहने में भी बड़ा फक्र है कि बड़ा आसान हो गया है। पहले क्या था कि आप एक मुकदमे के लिए दिन भर आप कोर्ट में बैठे हुए, आपका मुकदमा कब आएगा। अब आप अपने दफ्तर में, घर पे बैठे हुए अपने काम भी कर रहे हैं, और जब आपका मुकदमा आ रहा है तो आप बैठ के ऑनलाइन हियरिंग भी कर ले रहे हैं। और चूंकि मुकदमे, एक आपको इसकी और खास बात बताऊं, चूंकि मुकदमे कम लग रहे हैं तो वक्त भी जो है कोर्ट से ज्यादा मिल जा रहा है अपनी बात को रखने का। जी ये तो ये आसानियां हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन की वजह से थोड़ी आसानियां जरूर हुई हैं, लेकिन लोगों के अपने मसाइल कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। हम उन्हीं उलझनों को आज आप दूर करेंगे, आप उन्हें मशवरा देंगे। आइए, कुछ कॉलर भी हमारे साथ रेडी हैं, कौन है देखते हैं। हेलो दोनों साहिबान को। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोनों साहिबान को। कौन कहाँ से बोल रहा है? जी, दिल्ली से बोल रहे हैं, वकील साहब से बात करानी। जी सुन रहे हैं वकील साहब, आप अपना सवाल रखें। जी, मेरे शोहर का J&K में अब तो UT हो गया है। जी वहाँ यूनियन टेरिटरी हो गया है, वहाँ हमारा जमीन मकान है,
और सन 18 में हमने जाकर वहाँ से अपनी खसरा खतौनी जो हुई है वो निकाली है। अच्छा। लेकिन वहाँ किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो पहले वो कब्जा पहले से कर रखा था। हमने केस वेस भी किया था, हाई कोर्ट वगैरह तक पहुंचे थे हम लोग। तो फिर बाद में हम लोग यहाँ से जा नहीं पाए दिल्ली से। तो अब ये पूछ रहे हैं आपसे सर, यूटी अब हुआ है जैसे साल भर से, तो हमारी जमीन मकान की जो कागजात है पटवारी के पास, हमारे पास भी उसकी सन 18 में लिया है, हमारे पास भी कागज है, तो हमारी कोई हेरफेर तो नहीं हो जाएगा कागज में, जमीन के में? ठीक है वकील साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी जनाब, समझ गया। ठीक है, अभी वकील साहब आपके सवाल का जवाब देके आप सुन लीजिए टीवी पर। जी जिलानी साहब, ऐसा है कि मैं ये बात वाज़ह कर दूं आपके और व्यूअर्स के लिए भी कि स्टेट के निज़ाम चेंज होने से कानून का निज़ाम नहीं बदलता। स्टेट से अगर यूनियन टेरिटरी हो गया वो एक अलग इशू है, क्या है क्या नहीं है जी। लेकिन जो जमीन के मामलात हैं या जो मुकदमे भी चल रहे हैं उसमें यूटी होने से इनको ये खदशा मुझे लगता है कि बहुत हद तक जायज नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचें कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर कर दिया, ऐसा नहीं है। और चूंकि आप ऑलरेडी मुकदमा लड़ रहे हैं, जैसा आपने बताया मोहतरमा ने कि हाई कोर्ट तक मामला चला गया है, तो जो रिकॉर्ड्स पे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं कोर्ट में, या चाहे वो पटवारी से आए हों या आपने दिए हों, लेखपाल से आए हों, कानून गो से आए हों, और भी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो ओहदेदारान हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, लैंड के मैटर्स में, अगर वो आ गए हैं तो उसमें कोई हेर फेर नहीं होती। और कोई भी सरकारी मुलाजिम ऐसी जरूरत नहीं करता कि वो डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करने की कोशिश करे। और अगर हेर फेर होती है और आप इसको साबित कर सकते हैं तो आप यकीन जानिए कोर्ट्स इस पे बहुत ज्यादा सख्त रवैया इस पे अपनाती हैं। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोग जेल चले गए। तो इससे आप परेशान ना हो, अपने मुकदमे की पैरवी करें। हाँ, अभी कुछ जो कोविड-19 की ये जो दवा है इसकी वजह से मुश्किलात हैं, पर एक बार चीजें जब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी तो आप अपने मुकदमे की पैरवी करें बेहतर तरीके से। इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि यूटी होने से आपके डॉक्यूमेंट्स बदल जाएंगे। जी चलिए, उम्मीद करते हैं आपका जवाब मिल गया होगा मोहतरमा दिल्ली से जिन्होंने कॉल किया, कश्मीर में इनकी जमीन है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ रेडी। हेलो 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 हेलो, कौन कहाँ से? जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ जी, फरमाइए सर। वकील साहब से बात करनी है। सुन रहे हैं वकील साहब, आपको सवाल बताएं। रेवेन्यू मैटर एक है जी। एक आदमी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं थे जी, और दोनों बेटे लावालद फौत हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन बेटियां जिंदा हैं। तो बेटियों का चचेरा भाई उनको मुकदमे में उलझाया हुआ है उसने जी। तो क्या उसको कुछ हिस्सा मिलेगा, जबकि 1956 से प्रॉपर्टी अलग-अलग चल रही है? जी, यही सवाल वकील साहब से पूछ। जी वकील साहब जी, देखिए, जो जायज जो हिस्सा है इनहेरिटेंस का, या आपने वो राइट एक्वायर करते हैं इनहेरिटेंस से, या आप वो राइट एक्वायर करते हैं परचेज से, गिफ्ट से, विल से, जो आपने राइट एक्वायर की है, जो हक आपको जमीन पे या किसी भी जायदाद पे मिला है, उसको कोई ऐसे ही आपसे छीन के लेके नहीं जा सकता। हाँ, अगर कोई भी शख्स या कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस जमीन को हड़पने की या गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की या आपको मुकदमे में उलझाने की कवायद करते हैं, तो आप उसको लड़ सकते हैं। आपको कानून में ये एम्पल प्रोविजंस हैं कि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें। देखिए, एक बात हम लोगों को समझनी होगी कि मुकदमा चाहे वो कितना फर्जी क्यों ना हो, कितना फ्रिवलस क्यों ना हो, कोई बार नहीं है मुकदमा फाइल करने। मुकदमा तो लोग फाइल कर देंगे, लेकिन अगर मुकदमे में झूठ के जैसे पैर नहीं होते, अगर मुकदमे में कोई दम ही नहीं है, तो मुकदमे से आपको हाँ बस एक परेशानी ये है कि आपको मुकदमा लड़ना होगा। वो एक परेशानी है आपके साथ जो आपको करना होगा उसको। उसके अलावा ये कि कोई डॉक्यूमेंट्स, बहुत ऐसे सवाल जिलानी साहब आते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर लिए गए, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया। बस ऐसे हालात में और ऐसे मामलात में हमेशा इस बात को मद्देनजर ये बात रखनी चाहिए कि आप अपने मुकदमे को पूरी जोश के साथ और होश के साथ और पूरी अच्छी इंटेंशन के साथ मुकदमे की पैरवी कीजिए। लॉयर को अगर आपने एंगेज किया है तो आंख बंद करके घर मत बैठ जाइए।
वकील आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, उससे फॉलो अप लेते रहिए। और कानून क्या है, कानून 85 to 90% तो कॉमन सेंस है, 10% ही तो कोडिफिकेशन है। तो आप फॉलो करते रहिए और इसमें कोई वो आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जी जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, गुलाम नबी बोल रहा हूँ जी सर, कहाँ से? जे.एन.के से। जी सवाल करें, वकील साहब सुन रहे हैं। जी। हमने कुछ जमीन 5 कनाल ली 1989 में जी। तो फिर उस पर उसने जमीन वाले ने अटारनी दे दी। जी हेलो जी सुन रहे हैं। हाँ, अटारनी दी। और आपको मालूम है यहाँ हालात क्या रहा, तो हमने कुछ कागज नहीं किए, उस पर मकान भी हमने बना लिया। तो अब क्या इस वक्त क्या कर सकते हैं हम? बस सिर्फ अटारनी है और कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा जी ठीक है, आपका जवाब देंगे अभी वकील साहब। जी वकील साहब, देखिए, जहां तक पावर ऑफ अटॉर्नी का मामला है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस जजमेंट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये, क्योंकि जिलानी साहब आपको पता होगा, बहुत पहले दिल्ली में और भी बहुत बड़े शहरों में लोग स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए जीपीए या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू लैंड ट्रांसफर कहीं चल रही है सिलसिला, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया कि साहब ये कोई तरीका नहीं जीपीए से। अब इसमें चैलेंज ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, जैसे दिल्ली में बहुत सारे अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, वहां पे तो कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं, तो आज भी पावर ऑफ अटॉर्नी से चलता है। तो अटॉर्नी के भी डॉक्यूमेंट्स, जहां पे अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स लीगली एडमिसिबल हैं, वो बिल्कुल है। और आपने चूंकि मकान बना लिया है और आपने कोरैबोरेटिव एविडेंस आपके पास होगा, आपने पैसे भी दिए होंगे, जो 5 कनाल आपने जमीन खरीदी, तो आप उनसे जो जिनसे आपने जमीन खरीदी उनसे बात करके आप रजिस्ट्री करा लें। अगर आप रजिस्ट्री वो नहीं करते हैं या उनकी कोई रजिस्ट्री करने में वो अगर आनाकानी करते हैं, तो फिर उसमें ये बात निकल के आती है कि शायद उनकी नीयत ठीक ना हो। तो उस हालात में आपको फिर कोर्ट का रास्ता देखना होगा, और उसके लिए आप किसी अच्छे सिविल लॉयर को इंगेज करें, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाएं और जैसा वो आपको एडवाइस दे उसमें आगे बढ़े। जी, उस पर जैसा कि आप अक्सर कहते हैं 10-12 साल से ज्यादा अगर आप काबिज हैं उस चीज पर, तो क्या इससे मुकदमे में कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। उससे राइट टू एडवर्स पोजीशन कहते हैं। जी। पहले क्या था कि राइट टू एडवर्स पोजीशन नेगेटिव राइट था। अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपकी जमीन खुदा न खास्ता के साथ कोट अनकोट, मान लीजिए मैंने आपके मकान में मैं काबिज हूँ, आपने मुझे रहने के लिए दिया और मैं उस पर काबिज हो गया जी। और आपने 12 साल तक जो है मुझसे कभी पूछा नहीं, या आपने कोई चिट्ठी नहीं दी, ना आपने कोई कंप्लेंट की, मुकदमा की। 14वें 15वें साल आप मुकदमा मुझ पर फाइल करने जाते हैं कि भाई ये फर्रुख ने जो मकान रखा है, ये मकान गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ राइट टू एडवर्स पोजीशन कि साहब मेरा कोई पोजीशन है। पहले ये नेगेटिव था, जब आप मुकदमा करते तो मैं एडवर्स पोजीशन क्लेम करता। अभी हालिया में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसके बेसिस पे राइट टू एडवर्स पोजीशन को डिफेंस के राइट से हटा के, मतलब उसमें तो है ही है, साथ में एजर्टिव राइट की कैटेगरी में भी लाया गया है। अच्छा। तो लॉ के डेवलपमेंट्स हैं, और अगर कोई आदमी, जैसे इनका मकान बना हुआ है, 5 कनाल जमीन ली, अटॉर्नी भी है, पैसे भी दिए होंगे, वो मकान बनाया होगा तो वहां बिजली का कनेक्शन, आधार कार्ड, ये सारी चीजें भी होंगी, तो इन्हें कोई अल्हम्दुलिल्लाह माफ कीजिएगा, तो इन्हें कोई मुश्किल मुझे लगता है कि आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बताए कौन, कहाँ से, क्या सवाल है? मैं बल्लभगढ़ से बोल रहा हूँ, रशीद खान जी, फरीदाबाद जिला। जी जी, सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि मैं एक सिलसिले में एक प्लॉट लिया हूँ सिलसिले में जी। मेरा हरियाणा में पड़ता, पलवल जिला में है एक जगह सिलसिला जी, वहाँ एक प्लॉट खरीदा मैंने जी। तो उसमें क्या हुआ, हमारे तो दो जने का तो रजिस्ट्री है और 3 जने पैसा दे करके, और वो रजिस्ट्री हुई नहीं अभी, और वो पैसा भी नहीं दे रहा और कहता रजिस्ट्री करवा रहा, लेने वाला कहता हम नहीं लेंगे। तो उसमें एक आदमी ने केस भी डाल रखा है, इस बहनों ने हमारी। अच्छा।
लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला। वो तो बस ऐसे ही है, जो डीलर है वो तो अपना ऐसे ही मौज मस्ती ले रहा है और उनका पैसा नहीं दे रहा हमारे बहनों का। और हमारा तो रजिस्ट्री है, हमारा भी वो मोटेशन नहीं चढ़ा है, तो मोटेशन कैसे चढ़ेगा? एक तो वकील साहब से ये पूछना चाहता हूँ, और दोबारा ये हमारे बहनों का पैसा कैसे मिल जाए, इसका एक सोल्यूशन निकाल दें। ठीक है, वकील साहब ने सुन लिया, आप गौर से सुनिए, जवाब देंगे वो। जी वकील साहब। देखिए, जहां तक आपकी रजिस्ट्री का सवाल है, जो जमाबंदी म्यूटेशन जो आपने बताया, अगर म्यूटेशन के एक कार्रवाई होती है, उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है और उस पे सेल डीड होने के 30 दिनों के बाद वो एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। तो आप वो फाइल कर लीजिए एप्लीकेशन और आपका म्यूटेशन हो जाएगा। जहां तक आपकी बहनों का मामला है, जो प्लॉट उन्होंने लिया था, अगर वो उस प्लॉट पे काबिज हैं, पैसा दे दिया है और रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो आप मुकदमा फाइल करें। अगर उस जमीन पे कब्जा भी नहीं दिया है, पैसा भी ले लिया है और रजिस्ट्री भी नहीं की है और कब्जा भी नहीं दे रहा है, तो फिर आपको उसमें दो तरह के मुकदमे बनते हैं जो आपने फैक्ट्स बताया उसके बेसिस पे। एक तो आपके रिकवरी का मैटर बनता ही है पैसे का, और साथ में क्रिमिनल इंग्रेडिएंट्स भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड और फॉर्जरी का मामला भी हो जाता है। तो आप किसी अच्छे लॉयर से, और आपने शायद बताया कोई आपने मुकदमा किया हुआ, अभी कुछ उस पर निकल नहीं पा रहा है, तो मैं इस सवाल के जवाब में यही कहूंगा, बाकी आपके व्यूअर्स के लिए भी, जिलानी साहब, की मुकदमे का फैसला रातों रात तो नहीं होता, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ओवरलोडेड है। लेकिन मैं आपको ये बात भी यकीन दिलाऊं कि अगर आप मुकदमे को शिद्दत के साथ लड़ेंगे और मुकदमे की आप पैरवी करेंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास जब आप बीमार होते हैं, तो एक बार डॉक्टर के पास जाने के बाद ये नहीं दोबारा आप गायब हो जाते हैं, आप जाते रहते हैं, दवाइयाँ चेंज करा। वैसे ही लॉयर्स के साथ भी है, तो आपको फॉलो अप रखना पड़ेगा। आप एक लॉयर से सेटिस्फाई नहीं, दूसरे लॉयर्स को लीजिए। आजकल चीजें बहुत आसान हो गई हैं, अगर मुकदमे की शिद्दत से पैरवी करेंगे, चीजें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। जी चलिए, एक और कॉलर है, उनको जोड़ते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से भाई? मैं बोल रहा हूँ मिर्जा मोहम्मद लतीफ, रजौरी JNK से। जी, सवाल बताएं। सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब का एक भाई था, तो उसकी औलाद भी थी जी, तो उनकी फिर डेथ हो गई। तो कोई 18-20 साल तक तो जो उनकी बीवी थी, चाची हमारी, वो खामोश रही। तो उसके बाद उसने टोटल ये 30 कनाल लैंड है, 38 कनाल जी, उसमें से उसने मतलब 4 कनाल अपने बहन के उस दामाद को दे दिया बैनामा, तो 4 कनाल दे दिया उस भांजी को, उसकी वाइफ को। तो वो दोनों मैंने कोर्ट में चैलेंज कर दिए। वो इसमें ये हमारी विरासत का रकबा जो है हमारी, मतलब इनहेरिटेंस है जी, तो इसमें आगे हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं वकील साहब, रुकिए। जी जी, देखिए, ऐसा है कि अगर इनके चचा का इंतकाल हो गया, कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, और चची हैं कि बाहयात हैं और उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, जो राइट, तो बेचने का तो राइट उनको है ही है ना जी, अपने अखराजात मिटाने के लिए, अपने अखराजात पूरे करने के लिए। हाँ, उस पर विल वगैरह की कॉन्सेप्ट से किया है, बैनामा, क्योंकि इन्होंने बैनामा वर्ड इस्तेमाल किया जी, तो अगर प्रॉपर रजिस्ट्री की है, कोई उसमें रजिस्ट्री में कंसिडरेशन भी है या गिफ्ट डीड किया है यानी हिबा, तो ये डिपेंड करता है। और मुश्किल होगा मेरे समझ से राइट को इन्वोक करना कि आप किसी को रिस्ट्रेन कर लें, अनलेस कि आप कोई मेंस रिया एस्टैब्लिश कर सकें कि ये जमीनों को इसलिए हटाया जा रहा था कि बाद में इनके जाने के बाद जमीन जो इसके वारिसैन हैं उनको न मिले। तो ये कॉम्प्लेक्स लीगल और फैक्चुअल प्रोपोजिशन का मैटर है। लीगलिटीज अपनी जगह है, पर फैक्चुअल एजर्शंस अपनी जगह है जी। तो आपने अगर मुकदमा किया हुआ है तो ऑफ कोर्स आपने सारी चीजों को कवर अप किया होगा। कोर्ट उन बातों को अप्रिशिएट करके देखेगी कि इसमें क्या बनता है और नहीं बनता है। चूंकि आपने मुकदमा कर दिया है तो और तो कुछ इसमें करने की जरूरत मुझे दिखती नहीं है। बाकी जो आपके लॉयर, चूंकि आपने ऑलरेडी इंगेज किया हुआ है, जो इस मुकदमे को देख रहे हैं, जो इसके पूरे फैक्ट से वेल एक्विंटेड हैं, तो वो आपको इस पे बेहतर सलाह देंगे कि आपने आगे कुछ और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितनी आपने मुझे इनपुट्स दी मेरे समझ से, चूंकि आपने मुकदमा फाइल किया हुआ है तो आपको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। बिल्कुल, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा जनाब। हमारी भी कोशिश यही कि वकील साहब यहाँ पर आपको कानूनी मशवरा देंगे, तजवीज़ देंगे, लेकिन हतमी तौर पर आखिर में तमाम चीज़ें आप अपने वकील से साथ रहकर, जैसा कि वकील साहब करें कि फॉलोअप करते रहें, वकील से मुलाकात करते रहें,
उसी में सारी चीज़ें आपको निकल कर आएंगी। हम सिर्फ यहाँ पर आपको कानूनी मशवरा और तजवीज़ दे रहे हैं। हतमी जो चीज़ें हैं वो अदालत में आपका वकील ही तय करेगा। तो आप अपनी कानूनी उलझनों को लेकर या फिर कोई पेचीदगी है तो आप सवाल करें और मशवरा हासिल करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से भाई? मैं निर्मल से बात कर रहा हूँ साहब। जी, सवाल बताएं। सवाल देखिए साहब, मेरे माँ बाप का घर है ये, मैं 20 साल से रह रहा हूँ उसमें जी। और हम दोनों भाई हैं, 4 बहनें हैं। ठीक। भाई साहब जो है तो आरटीसी मुलाजिम थे, वो मकान बेचने पे तुले हुए हैं उन्होंने। अच्छा। मैं प्राइवेट वर्कर हूँ जी। अब वो मैं बेचना नहीं चाह रहा हूँ। अगर मैं बेच रहा हूँ तो मेरे को कोई ठिकाना नहीं है, उनको ऑलरेडी घर है। ठीक। अब बहना जो है तो हिस्सा मांग रही और ऑलरेडी 10 साल से जो सो केस चल रहा है तकसीम का, फूट डाले भाई। ठीक। तो अब वकील साहब से मशवरा है मेरा कि अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिए तो बहनों का क्या है, बहनों को हिस्सा देना पड़ता है या कीमत दे दी तो चलेगा? ठीक ठीक है, वकील साहब सुन रहे हैं, आपका जवाब देंगे। 20 साल से मैं टैक्स बन रहा हूँ, रसीदा करंट के, नल के, घर के टैक्स के सब मेरे पास है। जी, मैं समझ गया। ठीक ठीक जी जी वकील साहब, देखिए जो हिस्सा है कानूनी तौर पे, शरई तौर पे, वो तो आपको देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। किसी का हिस्सा तो रखा नहीं जा सकता। अब एक भाई अगर सरकारी मुलाजिम हो गए और आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो ये कोई डिफरेंस नहीं कि आप उनको हिस्सा नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि हिस्से का मतलब ये नहीं होता, बहनों के मामले में भी यही बात है, हिस्से का मतलब ये नहीं होता कि मकान को ही 4 भाग में आप करके बांट दे। हिस्से का मतलब ये भी होता है कि अगर आपस में रजामंदी हो जाए, उसकी ज्वाइंट कीमत लग जाए कि साहब इसका ये मालियत इसकी इतनी है और उस मालियत के बेसिस पे जो जिसका हिस्सा है आप उनको उतने पैसे दे दें। शायद आप एक बार में न दे पाए तो आप उनसे, चूंकि वो आपके भाई और बहन हैं, आप मोहब्बत से चीजों को निपटाएंगे तो निपट भी जाएगा। जी। आप उनसे बात कर लें, एक एग्रीमेंट बना लें कि भाई इसमें इतना पैसा मैं आपको इतने वक्त में दे दूंगा, और उनसे आप रेलिंक्विशमेंट डीड साइन करा लें ताकि वो फिर कल को कोई उनके और बच्चे हों तो वो आप पे प्रॉपर्टी पे क्लेम ना करे। और उस रेलिंक्विशमेंट डीड को आप ले जाके एक फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाएं और एक रेलिंक्विशमेंट डीड बनाएं, जाके अपने जो भी सब रजिस्ट्रार के कंसर्न वगैरह हो तो वहां उसको रजिस्टर करा लें और किसी प्रोफेशनल लॉयर को इंगेज करके ये सारे काम कराइएगा जो इन चीजों को समझते होंगे, जानते होंगे और कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो चारों भाई या आपके बहन सब मिला के इस बात पे जिद पे आमादा है कि नहीं साहब हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हमें तो इस घर का ही हिस्सा चाहिए, तो अगर घर का हिस्सा 4 लायक होने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जिलानी साहब जी, घर का इनग्रेस आउटग्रेस एक है, दरवाजा एक है जी। तो जब दरवाजा एक है और मतलब आगे जगह छोटी, जगह पीछे बहुत ज्यादा है, तो आप उसका बंटवारा करना मुश्किल नहीं होता, अरे मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे हालात में अगर जो चीज बंटवारे के लायक नहीं है और वो आपकी बात नहीं, तो आप कोर्ट में पार्टीशन फाइल कर दें या वो लोग फाइल कर दें, कोर्ट उसके अपने हिसाब से करा देगी कानून के हिसाब से। ये इसका रास्ता है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ कि जनाब को जवाब मिल गया होगा। नाजरीन, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कानूनी सवाल जवाब होंगे, तजावीज़ होंगी, आपको मशवरे मिलते रहेंगे। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर फ़ारूक खान साहब जो कि सीनियर वकील हैं, दोबारा आपका खैर मकदम है ख़ास पेशकश वकील साहब में। आप तमाम के कानूनी मसाइल और उलझनों के लिए यहाँ पर जवाब दिए जाएंगे। आप टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल करें। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर डॉक्टर फ़ारूक खान साहब। कोई कॉलर हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? सर मैं शाहगंज से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सईद कोका, शाहगंज अनंतनाग से जी। सर वकील साहब से सवाल है कि मेरे पेरेंट्स के नाम पे लैंड थी, उसमें कुछ मिल्कियत थी और कुछ शामिलात वगैरह, तो मिल्कियत जो थे उसका इंतकाल हमारे नाम पे तो हुआ जी, लेकिन जो वो शामिलात है वो पटवारी साहब बोल रहे हैं, जो हमारे यहाँ है पटवारी, वो बोल रहे हैं कि मैं शामिलात आपके नाम पर उस तरह उस शामिलात का कब्जा इंदराज नहीं कर सकता। अच्छा, यही सवाल है मेरा। ये जी वकील साहब, वो जो हाथ होता है कि जमीन के और प्रॉपर्टीज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इसके लिए देखने पड़ेंगे। जो शामिलात आप बता रहे हैं या उसको कहीं कहीं गैर मजरूआ भी बोलते हैं, तो जो इन चीजों के लिए जब तक आप साथ में बैठोगे नहीं लेके किसी लॉयर के, आप सारे खसरे खतौनी में आपको सुपर इम्पोज करके देखा जाएगा
कि उस पे कुछ लैंड्स बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे मैंने खास तौर पे देखा, मैं एक ड्यू डिलिजेंस लैंड की एक मल्टीनेशनल के लिए कर रहा था आंध्र प्रदेश में, तो मैंने देखा कि वो चीज मैंने पहली बार देखी कि वहाँ लैंड गवर्नमेंट कंडीशनल लाइसेंस भी करके देती है। वो एसीजेड का मैटर था, मुझे याद है, अनंतपुरम में। तो क्या होता है इस पे कि ये डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक बात समझेंगे कि स्टेट को जमीन के लिए कवानीन बनाने का अख्तियार है हमारे आइन के हिसाब से ना, तो और रेगुलेशंस स्टेट बनाती है, तो उसको ये इस तरह से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि उस पर इनका राइट कहीं से बनता है या नहीं बनता है। पटवारी साहब या लेखपाल साहब या एडीएम साहब या कानून गो साहब, ये लोगों के कहने से कानून नहीं चलता। कानून चलता है अपने वसूल से, जो कानून की किताब में लिखा हुआ है और जो जजमेंट से। बेशक। तो अगर आप किसी अच्छे लॉयर से मिलें, उन्हें पूरी बात बताएं, वो आपको बताएंगे कि इस पे आपका राइट है या नहीं है तो आपको इन्फोर्स कैसे करना है, नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। जी चलिए, बेहतरीन मशवरा। अपने वकील के साथ बैठकर इन तमाम तफसील गुफ्तगू के साथ अपने मसले को हल कर सकते हैं। हेलो, एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो 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 सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर। जी जी, सवाल बताएं। सवाल ये सर, मेरे पिताजी ने एक प्रॉपर्टी टेनेंसी में ली थी 1937 में। जी। तो माय फादर एक्सपायर्ड इन 2006। तो लैंडलॉर्ड के साथ हमारी अच्छी रिलेशंस थी, तो वी हैव बीन पेइंग हिम रेंट जी इन टाइम। तो बीच में 4-5 साल पहले हमने सुना कि उसने उस प्रॉपर्टी को सेल किया है विदाउट लेटिंग अस नो। आई एम सेलिंग द प्रॉपर्टी एंड यूर लैंडलॉर्ड विद सच एंड सच पर्सन। अच्छा। आई वेंट यूजुअली टू पे हिम रेंट। इसने कहा नहीं जी, आप रेंट उसको दे दो। मैंने कहा कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाओ ना किसको देनी है। जी। It didn't come from his side. So what I did, then I sent the rent by post office. It was returned back. जी. Finally, I deposited the rent in court, stating that these are my previous receipts. He has refused to accept the rent. So they have accepted the rent. So 3-4 साल से मैं rent court में भर रहा हूँ. अच्छा. Unfortunately, the old man has died. अच्छा. इसकी actual property है. ठीक. तो अब कोर्ट में कैसे भरनी है रेंट, बिकॉज़ ही इज डेड। चलिए ठीक है, वकील साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, गौर से सुनिएगा। जी वकील साहब, ये आपने बेहतर किया कि आप रेंट कोर्ट में जमा कर रहे हैं। आप रेंट कंट्रोल एक्ट से प्रोटेक्टेड टेनेंट की कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपको ये खबर है कि उनका इंतकाल हो गया है तो आप पैसा तब भी जमा करा सकते हैं। उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनका राइट बनेगा उस पैसे के ऊपर। तो आप कोर्ट को ये इन्फॉर्म भी कर दें कि एप्लीकेशन लगा के कि भाई ऐसी हमें खबर लगी है कि जो इसमें जो इसके मकान मालिक थे, जो जमीन के मालिक थे, उनका इंतकाल हो गया है, और लेकिन मैं आप कोर्ट को अपडेट कर रहा हूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। और पैसा आप जमा कराते रहे, पैसा तो उनके लीगल हेयर्स भी निकाल लेंगे, या उनके बीच में, या उन जो नए बायर्स आए होंगे उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है वो तो आपको पता है नहीं। तो सेफ पैसेज यही है कि आप पैसा कोर्ट में जमा कराते रहें। योर राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ tenant is completely and duly protected as long as you are timely paying and depositing the rent in the court. जी जी, चलिए, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर को जोड़ लेते हैं। हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। ये हमारा, मैं वेलफेयर कमेटी की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारी कॉलोनी है श्रीनगर में, बाल गार्डन को कहते हैं जी। हमें कुछ लोग यहाँ पर जो प्राइवेट काम करते हैं, मतलब वो ना, मतलब अपना वो धंधा चलाते हैं जी, बिजनेस चलाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है कॉलोनी में लोगों को। तो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? मतलब हम कैसे उनको यहाँ से कोई नोटिस दे सकते हैं एज ए वेलफेयर कमेटी की तरफ से, या कुछ कर सकते हैं, लीगल एक्शन कर सकते हैं? ठीक, ठीक है, वकील साहब आपका जवाब देंगे। रुकिए। जी वकील साहब। जी, अगर आप श्रीनगर से बोल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके शहर का मास्टर प्लान जरूर होगा, बड़ा शहर है, और कानून के हिसाब से आप देखेंगे तो कमर्शियल एक्टिविटी रेसिडेंशियल एक्टिविटी के जोन में अलाउड नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं, जैसे किराने की दुकान है, परचूने की है, या सैलून है, या मेडिकल स्टोर है,
टेक अवे वगैरह है। अगर उसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है कि अगर आपका मास्टर प्लान इस बात की पर कॉन्ट्रा इजाजत नहीं देता, जो मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, तो आप बिल्कुल उन पे नोटिस दे सकते हैं और उन पे आप इंजंक्शन का मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं। आप किसी अच्छे लॉयर से कांटेक्ट करें, उन्हें सारी चीजें दिखाएं और पहले आप अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दें। मैं आपको ये कहूंगा कि आप सीधे कोर्ट न जाने के बजाय आप जो भी आपकी सिविक अथॉरिटीज हैं, जो नगर निगम वगैरह जो होती है, वहाँ आपके यहाँ मेयर सिस्टम भी है, उनको वहाँ उनके ऑफिस में या जिसके भी दायरे में वो चीजें आती हुई, जो जैसे जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो या डीएम की ऑफिस वगैरह हो, वहाँ पे आप उनको लिखें और आप थाने को भी लिखें कि साहब इससे पब्लिक न्यूसेंस और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर होती है तो क्रिएट हो सकती है या होती है। और उसके बावजूद आप उस पे अगर उसके बावजूद आपकी कोई ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं करता है तो फिर आप जरूर कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल मुझे दिखती नहीं है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। एक और कॉलर हैं, आइए उनको जोड़ लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम, हम आसाम से बोल रहा है। जी बताइए, सवाल बताएं। देखिए, हम लोग का 1 बीघा जमीन है जी। पिताजी दुनिया में नहीं है। ठीक। हम लोग भाई बहन मिल के 7 आदमी है। ठीक। लेकिन अभी हम लोग को बेचना चाहता है, लेकिन 2 भाई हम लोग को बेचने नहीं देता, बोलता है और 2-4 बार जाने से वो जमीन का भाव ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा बोलता है। लेकिन हम लोग का ऐसा जरूरत है कि हमको बेचना ही होगा, लेकिन वो बेचना नहीं देता। 5 भाई पास हम लोग एक साथ में है, बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो 2 भाई हमको बेचने नहीं देता। बिल्कुल, इसीलिए हम चलिए वकील साहब समझ गए, आपके सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल, ये दूसरी बार सवाल आ रहा है इस तरह का। जी वकील साहब, 2 भाई नहीं मान रहे तो आप 5 भाई आप मिलके और 5 भाई बहन जो भी हैं, आप मुकदमा फाइल करके पार्टीशन करा के बेच दीजिए, कोई मुश्किल नहीं जी। कोर्ट से पार्टीशन सूट डालिए, वहां करा के पार्टीशन करके आप बेच दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम रुकेंगे नाजरीन एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सवाल जवाब उनका सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर फारूक खान साहब, सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।